हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। फतेह सीरीज का डे 14 होगा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोविजन रिजर्व एंड रिजर्व फंड से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। उन सब का डिस्कस आज हम इस वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बड़ी खुशी की बात है, देखिए कि हमारे सब्सक्राइबर डेली इंक्रीज होते जा रहे हैं और ये सभी मुमकिन हुआ है आपकी सपोर्ट से। तो अगेन थैंक यू वेरी मच कि आपकी सपोर्ट से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब बीच में कोई बातें नहीं होंगी, जो भी थी बस यही थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक रिजर्व इन द कंसन बाय क्रिएटेड बाय फॉलोइंग। सीक्रेट रिजर्व इन अ कंसन, कंसन मतलब बिजनेस, बी क्रिएटेड, क्रिएटेड किया जाता है बाय द फॉलोइंग। किसके लिए? एक संस्था में गुप्त संचय जो होता है उसका सर्जन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर आई थिंक हमें देख लेना चाहिए पहले कि हमारा गुप्त संचय क्या है, सीक्रेट रिजर्व क्या है, या रिजर्व होता क्या है और प्रोविजन क्या होता है, रिजर्व फंड क्या होता है। तो पहले थोड़े से नोट्स देख लेते हैं, उसके बाद कहीं नहीं रुकेंगे। आई होप आप ही आंसर देते चले जाएंगे। तो फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर प्रोविजन। प्रोविजन की बात की है, देखिए कुछ की टर्म्स दी हुई है। प्रोविजन की यहाँ बात की गई है। अगर प्रोविजन को हम देखें तो प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन एक अमाउंट है जो सेट असाइड मतलब अलग रख दिया जाता है चार्जिंग टू द प्रॉफिट, प्रॉफिट से, प्रॉफिट में से जो भी आपका प्रॉफिट है, मान लेते हैं यहाँ आपका प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में से कुछ उठाकर और यहाँ पर रख दिया जाता है। तो ये क्या हो जाता है आपका? ये हो जाता है आपका प्रोविजन। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से क्या किया, इस प्रॉफिट में से उठाया और यहाँ पर रख दिया, ये क्या बन गया आपका प्रोविजन। और क्यों रखा है भाई? ये जो प्रॉफिट था इसमें से आपने उठाकर यहाँ क्यों रख दिया, प्रोविजन क्यों बनाया? तो उसको आगे देखिए। टू मीट आ नॉन लाइबिलिटी, मतलब आपको पता है कि एक लाइबिलिटी हो सकती है, एक बिजनेस पर क्लेम हो सकता है, तगादा हो सकता है, उसको पूरा करने के लिए आपने थोड़ा सा पैसा अलग रख दिया है। और ये जो अमाउंट है जिसको इज नॉट डिटरमाइंड, वो भी एक ऐसा अमाउंट है जिसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता कि कितना होगा। ये तो पता है कि हम पर लाइबिलिटी होगी, लेकिन ये नहीं पता कितनी होगी, एक्चुअल में नहीं पता होता। ये क्या किया जाता है? इट इज अकाउंटेड बाय मेकिंग बेस्ट एस्टिमेट। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम बेस्ट एस्टिमेट लगा लेते हैं। जैसे अगर बात करें हम कि हम क्या करते हैं, जैसे हमारे डेटर्स होते हैं, ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास डेटर्स कितने हैं। हमारे जो डेटर्स हैं बिजनेस में वो 1 लाख के हैं। तो हम एक एस्टिमेट बनाते हैं कि भाई मान लेते हैं कि हमारा जो लॉस हो सकता है, मतलब जो पैसा डूब सकता है, 10% 5% डूब सकता है। तो 1 लाख का 5%, 5,000, तो हम ये मानकर चलते हैं कि 5,000 डूब डूब सकता है। इसलिए हम क्या बनाते हैं? बैड डेफ्ट रिजर्व हम बनाकर चलते हैं। तो ये जो रिजर्व होता है हमें पता है ये कि ये लाइबिलिटी हो सकती है, और साथ में अमाउंट कितना हो सकता है, एक्चुअल में कितने लोग पैसा नहीं देंगे वो हमें पता नहीं होता है। बस क्या करते हैं, हम एक एस्टिमेशन बना लेते हैं कि भाई इतना एस्टिमेट होगा। तो ये तो हुआ प्रोविजन, जिसमें पता होती है कि क्या लाइबिलिटी है, लेकिन उसका अमाउंट पता नहीं होता। अब रिजर्व की बात कर लेते हैं। अगर अगर रिजर्व में देखें तो रिजर्व में क्या होता है आपका? रिजर्व की बात करेंगे यहाँ तो इट इज द अमाउंट, ये भी एक अमाउंट ही होता है जिसको सेट असाइड किया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट। ये भी प्रॉफिट में से ही अलग रखा जाता है। लेकिन टू मीट, यहाँ से देखो चेंज हो जाएगा, टू मीट अननोन एन अननोन लाइबिलिटी, एन अननोन कॉन्टीजेंसी, या स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, ये तो क्या होगा कि कोई अननोन कंटीजेंसी हो सकती है, कोई जरूरत हो सकती है जिसका हमें पता नहीं है। और यहाँ पर क्या था, प्रोविजन के लिए हमें पता था कि कहाँ जरूरत हो सकती है, या नहीं पता कि कितना जरूरत हो सकती है। और या तो इसीलिए रख लेते हैं हम अलग पैसा, या स्ट्रेंथन टू द फाइनेंशियल पोजीशन, या अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के लिए, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसको मजबूत करने के लिए हम क्या करते हैं? रिजर्व का निर्माण करते हैं। तो प्रोविजन भी क्लियर है आपका, रिजर्व भी। प्रोविजन क्यों बनाते हैं हम? प्रोविजन बनाते हैं हम नॉन लाइबिलिटी के लिए एक एस्टिमेट कर लेते हैं। रिजर्व क्यों बनाते हैं यहाँ पर? एक अननोन लाइबिलिटी के लिए, या फिनेंशियल स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन, अपने बिजनेस को मजबूती देने के लिए हम इस काम को कर लेते हैं, मतलब रिजर्व बना लेते हैं। तो प्रोविजन में क्या था? नॉन लाइबिलिटी। रिजर्व में क्या है? अननोन लाइबिलिटी।
ठीक है। उसके बाद अब ये रिजर्व भी हो जाते हैं दो तरह के। एक हो जाते हैं आपके कैपिटल रिजर्व, और एक हो जाते हैं साथ साथ में ही आपके कैपिटल रिजर्व। ये दो तरह के रिजर्व होते हैं। अगर यहाँ पर कैपिटल रेवेन्यू रिजर्व की बात करें तो इट इज अमाउंट रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ द रेवेन्यू प्रॉफिट। जो आपके रेवेन्यू प्रॉफिट होते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट से जो बनता है वो होता है आपका रेवेन्यू रिजर्व। कैपिटल प्रॉफिट से बनता है वो होता है आपका कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये किससे बनता है? कैपिटल प्रॉफिट से। अब आप कहेंगे कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट क्या है? देखिए, जो आप गुड्स बना रहे हैं, ठीक है, उस गुड्स को बनाकर आप सेल भी करेंगे, तो आपको जो गुड्स को बेचकर, सर्विस को या गुड्स को बेचकर जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो तो है आपका रेवेन्यू प्रॉफिट। और जो जैसे आपकी मशीन थी, माना 1 लाख रुपए की मशीन थी, कई साल से वो घिसती आ रही थी, घिसते घिसते मतलब डेप्रिशिएट होते होते आज वो 40,000 की बची। लेकिन आपने इसको 50,000 में बेच दिया, तो आपको 10,000 रुपए का क्या हुआ? गेन हो गया है। इसको भी प्रॉफिट कहते हैं। तो ये क्या था? ये कहलाता है आपका कैपिटल प्रॉफिट। या दूसरा कैपिटल प्रॉफिट क्या हो सकता है? आप शेयर इशू कर रहे थे और शेयर इशू करने में आपने प्रीमियम पर इशू कर दिए, तो ये जो प्रीमियम है ये भी क्या है? आपका कैपिटल प्रॉफिट है। तो जो कैपिटल प्रॉफिट से, जैसे आपकी मशीन मशीन जो थी कम की, आपने ज्यादा में बेच दी, तो ये जो मशीन बेची उससे आप क्या बना सकते हैं? कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल प्रॉफिट से बनेगा कैपिटल रिजर्व, और रेवेन्यू प्रॉफिट से बनेगा रेवेन्यू रिजर्व। ये क्लियर है? उसके बाद जनरल रिजर्व भी हो जाता है यहाँ पर। अगर जनरल रिजर्व की यहाँ पर बात करें तो जनरल रिजर्व कौन सा होगा? तो देखिए, जनरल रिजर्व को देख लेते हैं। जनरल रिजर्व, इट इज द अमाउंट सेट aside द प्रॉफिट नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पज। कोई स्पेसिफिक पर्पज आपका नहीं है, तो उसको बोलते हैं जनरल रिजर्व। ऐसे ही पैसा अलग उठा के रख दिया, मतलब एक तरह से रिजर्व ही था जनरल रिजर्व। लेकिन स्पेसिफिक कब कहेंगे रिजर्व को? स्पेसिफिक तब कहेंगे, ये एक ऐसा अमाउंट होगा जिसको किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए रखा जाता है। और जैसे क्या हो सकता है? रिजर्व फॉर एक्सपेंशन। और याद रखना, अगर स्पेसिफिक पर्पज के लिए आपने रिजर्व बनाया है, तो उसको उसी के लिए यूज किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। दूसरा अब आता है यहाँ पर, जिसका आपको इंतजार था कि आपका सीक्रेट रिजर्व क्या होता है, जो क्वेश्चन में पूछा भी गया था। और इसको क्या बोल देते हैं? हिडन रिजर्व भी कह देते हैं। तो ये क्या होता है? इट इज अ रिजर्व दैट एग्जिस्टेंस और द अमाउंट ऑफ विच इज नॉट डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट। ये एक ऐसा होता है जिसका बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं करते हैं, जिसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। नॉट डिस्क्लोज इन बैलेंस शीट, जिसका एग्जिस्टेंस जो होता है वो, या अमाउंट कहाँ नहीं दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है, उसको बोलते हैं हम सीक्रेट रिजर्व। अब आप अपने क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। अब एक और टर्म बची, वो है आपकी रिजर्व फंड। ये रिजर्व फंड क्या होता है? देखिए, आप प्रोविजन भी समझ गए कि आपको लाइबिलिटी का तो पता है, और आपने उसके लिए कुछ पैसा अलग उठा के रख दिया प्रॉफिट में, वो आपका प्रोविजन था। रिजर्व क्या था? आपको पता ही नहीं है क्या क्या लाइबिलिटी हो सकती है, आपने थोड़ा सा प्रॉफिट से पैसा उठाकर अलग रख दिया। और रेवेन्यू कैपिटल रिजर्व भी कह सकते हैं, अगर रिजर्व बनाया गया है रेवेन्यू प्रॉफिट से। और कैपिटल रिजर्व कह सकते हैं अगर वो कैपिटल प्रॉफिट से बनाया है। उसके बाद रिजर्व जो होता है आपका, खाली केवल रिजर्व, रिजर्व आपके दो तरह के हो सकते हैं। जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। अगर आपने किसी स्पेशल पर्पज के लिए बनाया है तो वो स्पेसिफिक रिजर्व होगा। आपने किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए रिजर्व नहीं बनाया, तो वो आपका जनरल रिजर्व होगा। उसके बाद सीक्रेट रिजर्व क्या था? ये एक ऐसा रिजर्व होता है जिसको बैलेंस शीट में दिखाया ही नहीं जाता कि हाँ हमारे पास रिजर्व है। और रिजर्व फंड, अब बात कर रहे थे हम किसके? रिजर्व फंड की। तो अमाउंट ऑफ रिजर्व इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, रिजर्व अगेंस्ट विच इन्वेस्टमेंट टर्म एज रिजर्व फंड। मतलब आपने जैसे ये पैसा, मान लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ समझिए, आप इधर समझा लेते हैं। देखिए, ये था आपका प्रॉफिट, ठीक था, ये था आपका प्रॉफिट। आपने क्या किया? इस प्रॉफिट में से थोड़ा सा पैसा यहाँ रख लिया, ठीक है, थोड़ा सा पैसा यहाँ रख लिया, तो ये क्या है आपका? रिजर्व। क्यों रख लिया? पता नहीं लाइफ में क्या जरूरत पड़ जाए, तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपका रिजर्व। ठीक है। अब आपने क्या सोचा कि इस पैसे को यहाँ मत रखो, एक काम करते हैं। देखो, यहाँ तो अगर माना प्रॉफिट में से हमने रख दिया यहाँ 5,000, तो ये 5,000 तक इन्वेस्ट तो आप 5 लाख भी कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा समझाने के लिए कह रहा हूँ।
5 लाख का आपने यहाँ रख दिया अलग, ये है रिजर्व। आपने सोचा अगर इस 5 लाख रुपए को मैं बिजनेस से बाहर रख दूं, रखने का मतलब बाहर कहीं इन्वेस्ट कर दूं, तो ये तो पैसा और भी कमा के देगा, और भी इन्वेस्ट कर देंगे तो ये और भी इंक्रीज होगा। तो अगर इसे बिजनेस के बाहर रख दिया, अगर बिजनेस के बाहर आपने रिजर्व रखा है और वो भी इन्वेस्ट कर दिया कहीं, तो ये कहलाता है रिजर्व फंड। ठीक है, अगर बिजनेस के अंदर पैसा रखा हुआ है बिजनेस प्रॉफिट से, तो वो तो रिजर्व हो गया। लेकिन अगर कहीं उसको बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट कर दिया, तो वो होगा आपका रिजर्व फंड। तो अब आपके यहाँ पर जितने भी टर्म्स थी वो सभी क्लियर हैं। थोड़ा सा फिर भी आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए कुछ बताना क्या था आपका यहाँ पर, और मुझे कुछ नहीं बताना है। बस आपको एक बात और बतानी है कि रिजर्व प्रोविजन का शो कहाँ करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें इसके कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन, इट इज द प्रोवाइड फॉर लाइबिलिटी, लॉसेज एंड एक्सपेंसेस वेदर अमाउंट देयरफॉर इज असर्टेन और नॉट। देखिए यहाँ सब है तो वही बात है जो थी, ये चैप्टर की एक तरह से समरी कह सकते हैं आपको, जो टोटल समरी थी। लेकिन यहाँ एक जो जरूरी बात है मुझे बतानी, वो क्या है, आप बस उसको और देख लीजिए। देखिए आपको क्या देखना है, ये देखना है कि ऑल रिजर्व, इस लाइन को आप ध्यान से देखेंगे, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे इस लाइन की, कि ऑल रिजर्व अपीयर ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सभी रिजर्व कहाँ पर दिखाए जाते हैं, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो किए जाते हैं। कहाँ पर लिखेंगे आप रिजर्व्स को, जितने भी रिजर्व हैं सभी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड लिखेंगे, ये आपको याद रखना है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा सीक्रेट रिजर्व। तो पहला ऑप्शन क्या था हमारा, पहला ऑप्शन देखते हैं यहाँ, अंडर वैल्यू फिक्स एसेट। अगर आप फिक्स वैल्यू को, फिक्स एसेट को कम दिखा देते हैं, उससे बनता है आपका गुप्त संचय। या ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस एज अ कैपिटल एक्सपेंसेस, आप रेवेन्यू एक्सपेंसेस को क्या दिखा देते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस दिखा देते हैं। या अंडर वैल्यूइंग लाइबिलिटीज, या जो आपकी लाइबिलिटीज हैं, जो आपके तगादे हैं, आप उनको कम दिखा देते हो कि बिजनेस पे तो भाई बहुत थोड़ा सा कर्जा है। तो क्या सही होगा, या ए और बी दोनों होंगे, ए और बी दोनों होंगे। देखिए यहाँ पर आंसर सही होगा आपका ए और बी दोनों। ठीक है, या तो आप फिक्स एसेट को कम दिखा दो तो सीक्रेट रिजर्व बन जाएगा, या आप रेवेन्यू को एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कैपिटल बता दो, या कैपिटल को रेवेन्यू बता दो, उससे भी क्या होगा आपका सीक्रेट रिजर्व बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सीक्रेट रिजर्व बना सकते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर सही आपका ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीक्रेट रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व इज, सीक्रेट रिजर्व में रिजल्ट बाय, सीक्रेट रिजर्व जो होता है किसका रिजल्ट हो सकता है। अब आई होप आप इसको आसानी से बता सकते हैं, तो किसका हो सकता है ये। तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं क्या क्या, क्रिएटिंग जनरल रिजर्व, कि ये जनरल रिजर्व को क्रिएट करने का सामान्य संचय के निर्माण द्वारा सीक्रेट रिजर्व बन जाता है। जब आप जनरल रिजर्व बना रहे हैं तो सीक्रेट रिजर्व क्यों बनेगा, ऐसा नहीं होता। प्रोवाइडिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन, या आप डेप्रिसिएशन को एक्सेसिव कर देते हैं, अत्यधिक लगा देते हैं डेप्रिसिएशन को। देखिए ये किसकी तरफ इंगित कर रहा है, ये इसकी इंगित कर रहा है कि आप क्या कर देते हैं, अंडर वैल्यूड कर देते हैं फिक्स एसेट को। इसका मतलब फिक्स एसेट आपकी क्या होगी, अंडर वैल्यूड हो जाएगी। जब आप ज्यादा से लगाओगे डेप्रिसिएशन, तो आपकी तो वो अंडर वैल्यू हो जाएगी, कम एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होती है, फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी, तो उसकी वैल्यू और भी कम हो जाएगी। तो ये किससे मैच कर रहा है आपका, पिछले वाले ऑप्शन से। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट होगा। और देख लेते कोई आंसर तो नहीं बोल रहा है। तो ओवर वैल्यूइंग ऑफ स्टॉक, या स्टॉक को ज्यादा दिखाने से नहीं, या अंडर वैल्यूइंग ऑफ लाइबिलिटी, या लाइबिलिटी को कम दिखाने से नहीं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम द डिविजिबल प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ, आउट इज नॉन, तो उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व फंड्स, कैपिटल रिजर्व, या सीक्रेट रिजर्व। और आपके पीजीटी, पीजीटी में आपका क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। ठीक है, कहाँ पूछा जा चुका है, पीजीटी में भी क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो अब आप इसको बताएंगे ये सही आंसर इसका क्या होगा।
रिजर्व कहेंगे, फंड कहेंगे, कैपिटल कहेंगे, रिजर्व फंड। देखो बात को समझो, क्या कहा आपको, डिविजल प्रॉफिट से आपने अलग अमाउंट रख दिया, ठीक है, लेकिन कहाँ रखा है, कह रहे हैं डिविजल एंड अमाउंट असाइड अप्रोप्रिएट आउट ऑफ, आउट बाहर रख दिया, अप्रोप्रिएट आउट बाहर रख दिया है, विभाज्य लाभ से अलग की गई एवं बाहर विनियोजित। देखिए यहाँ देखिए लाइन क्या है, बाहर विनियोजित मतलब एक्स, आपने बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट कर दिया। विनियोजित, विनियोजित मतलब ये होता है विनियोग, विनियोग क्या होता है आपका, इन्वेस्टमेंट। तो आपने बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट कर दिया पैसा, तो क्या कहलाएगा, ये रिजर्व फंड कहलाएगा। अब यहाँ रिजर्व फंड तो है नहीं, क्या लिखा दिया है, फंड लिखा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, फंड। तो आंसर क्या होगा, फंड या कॉस्ट। ठीक है, तो देखिए आंसर निकल रहे हैं ना, अगर आप सही से उसको पढ़ लेते हैं। कैपिटल इंटेंसिव इन इंडस्ट्री कॉजेज, ये कैपिटल इंटेंसिव जो इंडस्ट्री होती हैं, ये किसका कॉजेज होती हैं, ठीक है, तो ये कॉजेज किसका होती है, रिडक्शन इन द ओवरऑल कैपिटल फॉर्मेशन, या इंक्रीज इन द कैपिटल, या इंक्रीज इन द फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, या इंक्रीज इन द टैक्स रेवेन्यू। तो ये होता है आपका रिडक्शन इन द ओवरऑल कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एसोसिएटेड विद, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। देखिए ऐसे खर्चे जिसको अभी पहली साल ही पूरा नहीं कर सकते, उसको कुछ लंबे समय तक आपको क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है। जैसे मान लेते हैं आपका 10 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट हो गया है इस साल, अब 10 लाख को आप एक साथ मत दिखाइए, इसे डिवाइड कर लीजिए 10 जगह, मतलब 10 साल तक आप एक एक लाख रुपए दिखाते जाइए इसको खर्चे में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब इस साल तो दिखा दोगे आप 1 लाख, बाकी कहाँ दिखाओगे, बाकी दिखा दो आप अपने बैलेंस शीट में, एसेट साइड, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। तो ऐसे खर्चे होते तो ये रेवेन्यू नेचर के हैं, लेकिन जो कई कई साल तक रेक्टिफाई किए जाते हैं, ठीक है, नलिफाई किए जाते हैं, तो रिटर्न ऑफ किए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आप जल्दी से आंसर दीजिए, दीजिए इसका। एन एक्सपेंडिचर फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, कर्मचारियों के मनोरंजन के खर्चे को बोलते हैं, नहीं। या पोस्ट एक्सपेंडिचर मेड बाय द कंपनी नाउ एडजस्टेड फ्रॉम द करंट प्रॉफिट, मतलब पहला कभी कोई खर्चा किया था आपने और उसको आज के प्रॉफिट में से आप रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, नहीं। एक्सपेंडिचर विच इज रेवेन्यू नेचर, जो रेवेन्यू नेचर के हैं, हाँ मैं भी यही बता रहा था, रेवेन्यू नेचर के होते हैं ये। इज स्पेयर्ड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर, जो फैले हुए होते हैं, कई कई साल तक फैले होते हैं, कई कई साल तक नलिफाई किए जाते हैं, रेक्टिफाई या रिटर्न ऑफ किए जाते हैं, तो वो होते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, सी। नेक्स्ट और देख लेते हैं इसका ऑप्शन, और तो नहीं है कोई। एक्सपेंडिचर विच कैन नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी, क्योंकि कैश नहीं है इसलिए हम इसको नहीं दिखा सकते, ऐसा भी नहीं है। इट इज रिक्यूरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये बार बार होने वाले खर्चे होते हैं, पुनरावर्ती वाले भी ये होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। सही क्या होते हैं, ये रेवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं, वो भी कैसे, जो कई कई साल तक रेक्टिफाई किए जाते हैं, कई कई साल तक फैले जाते हैं। ऑप्शन आपका सी सही है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इनको आप याद कर लें, और ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन कहलाते हैं, आपके बेसिक नहीं। अंडर राइटिंग कमीशन इज क्लासिफाइड एज, अंडर राइटिंग क्या होता है, जो अंडर राइटर्स होते हैं वो आपको गारंटी दे देते हैं कि अगर आपके शेयर नहीं बिक रहे हैं तो उसकी गारंटी हम दे रहे हैं, इसके बदले हमें क्या चाहिए, कमीशन, और हम आपके शेयर पब्लिक को इशू करा देंगे। और कंपनी भी ये निश्चिंत हो जाती है कि अब मेरे शेयर इशू जरूर हो जाएंगे। तो इसके बदले में जो कमीशन उन्हें दिया जा रहा है, अंडर राइटिंग कमीशन, उसको क्लासिफाइड कहाँ करते हैं, तो क्या उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, कैपिटल लॉस कहते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, या कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर कहते हैं, तो उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमाउंट स्पेंड ऑन द एडवर्टाइजमेंट। देखिए अभी मैंने इसका एक आपको एग्जांपल दिया था, और ये एचपीपीएससी पीजीटी 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पर अभी तो मैंने ये आंसर आपसे पूछा था, क्वेश्चन पूछा था, ये दोबारा देखो अब यहाँ पर पूछ लिया, मैं एग्जांपल दे रहा था अभी इसका। तो जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन पर आपने स्पेंड किया है अमाउंट, उसका बेनिफिट जो है लाइकली टू बी लास्ट फॉर 3 इयर्स, आने वाले 3 साल तक उसका बेनिफिट लेंगे, तो आप उसको क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, या आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे, या कॉन्टिजेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो ये होगा क्या आपका, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
ठीक है, आपने सही गैस लगाया इसका क्योंकि आप पीछे समझ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डन ऑन लॉन्चिंग। तो मुझे लगता है इसका भी आंसर आप अपने आप ही दे देंगे। तो बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। आपने नया उत्पाद के बाजार में प्रवेश हेतु किया गया विज्ञापन व्यय समझे जाते हैं। तो विज्ञापन व्यय क्या समझे जाते हैं? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, बिल्कुल ये आपके समझे जाते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप कहेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन एकदम सर ने 3 क्यों पूछ लिए, बस मुझे ये दिखाना था कि देखिए ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है और ये पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी इंपॉर्टेंस समझिए और इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट स्पेंड टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस इज। तो बिजनेस की जब अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं जो बिजनेस की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं? तो बिजनेस की कैपेसिटी को बढ़ाने में खर्च किया गया तो वो कौन से खर्च होते हैं? तो आपको याद रखना है वो होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस। ठीक है, ये होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या करेंगे? ये आपके बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ा देंगे। जैसे आप फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं तो ये कौन सा एक्सपेंसेस होता है आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर आप सैलरी दे रहे हैं, वेजेस पेड कर रहे हैं, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा आपका? रेवेन्यू नेचर का, इनसे रेवेन्यू बढ़ती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंश्योरेंस expenses paid to bring the equipment from the place of the purchase to the place of the installation is type of। देखिए आपको, आपने इस इस प्लेस से इस प्लेस से आपने कोई इक्विपमेंट खरीदा, मान लेते कोई मशीन खरीदी, ठीक है, और इसको आप यहाँ पर लाए। इस प्लेस पर क्या होना है? इसका इंस्टॉलेशन होना है, यहाँ पर लगानी है मशीन इस प्लेस पर। ठीक है, तो आप यहाँ से जो लाए हैं तो इसमें आपको इंश्योरेंस एक्सपेंसेस देना पड़ा। हो सकता है आप इसको बाय शिप लाए हो, शिप में रख कर लाए हो, वहां पर आपको हल इंश्योरेंस देना हुआ, समुद्री बीमा दिया हो आपने। तो ये कि यहाँ पर क्या है, आप इसको यहाँ पर लेकर आए हैं तो इस पर आपने कुछ खर्चा किया है। ठीक है, इस पर आपने कुछ खर्चा किया है तो ये जो खर्चा है आपका ये क्या कहलाएगा? देखिए याद रखना, अगर आप कोई फिक्स एसेट को परचेज कर रहे हैं, आप इसको परचेज कीजिए, इसको उसी दिन, अभी आपने शुरू नहीं की, आप इसको रिपेयर कराइए, रास्ते में इसकी जो इसको लदान कराना है, इसको या इसको लाना है, आपको जो फ्रेट दे रहे हैं इसको, ठीक है, फ्रेट दे रहे हैं, ढुलाई दे रहे हैं, वो सब आप, और लाकर जब आप लगा रहे हैं तो वहां भी लगाने का इसका खर्चा, इंस्टॉलेशन चार्जेस दे रहे हैं, वो सभी क्या होगा? वो मशीन के अमाउंट में ही ऐड होगा। उसे आप मशीन में ही कहेंगे कि मशीन टोटल इतने की खरीदी है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मशीन। और जो मशीन जो खरीदी जाती है, अभी बताया था मैंने, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर होते हैं? मशीन वशीन खरीदना, वो होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं आज मशीन लेकर आए हैं, आज इसको लगाने का खर्चा देंगे तो क्या होगा? तो ये होगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने जो मशीन लाए हैं उसकी रिपेयर भी कराई है, उसका लगाने का भी पैसा दिया है, तो ये क्या होगा? ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। ठीक है, और रेवेन्यू मैंने अभी आपको बताए ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो यहाँ पर कहा गया है आपसे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अ मशीन विद अ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू पर आपकी जो मशीन है आज वो कितने की है? 10,000 की, मतलब डेप्रिशिएट होते होते आज 10,000 की है। हैज बीन सोल्ड फॉर 13,000, आपने उसको 13,000 में बेच दिया। तो तो यहाँ पर जो पूछ रहे हैं, द अमाउंट रियलाइज, जो अमाउंट रियलाइज हुआ है उसका वो क्या होगा और क्या करोगे आप उसका? कैपिटल रिसीट होगा और उसको प्रॉफिट में इन्वॉल्व करोगे, शुड बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व, और उसको कैपिटल रिजर्व में भी ले जाओगे? नहीं। रेवेन्यू रिसीट होगा? नहीं। ये आपका कैपिटल रिसीट होगा, प्रॉफिट इन्वॉल्व शुड बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में नहीं ले जाते, ये भी नहीं होगा। कैपिटल रिसीट तो है, यहाँ भी कैपिटल रिसीट है, लेकिन इसको हम जनरल रिजर्व में नहीं ले जा सकते ना कैपिटल रिजर्व में। उसके बाद है कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट तो है, मैंने अभी बताया था। प्रॉफिट इन्वॉल्व शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अकाउंटिंग प्रॉफिट पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन इज स्ट्रेटेजाइज। देखिए अभी आपकी जो कंपनी थी वो शुरू नहीं हुई है, अभी उसको इनकॉर्पोरेशन करा रहे हैं। उससे पहले के जो प्रॉफिट हो गया है, उस प्रॉफिट को कह रहे हैं ना कि
समामेलन से पूर्व का लाभ। अभी समामेलित नहीं हुई है आपकी, समामेलित मतलब रजिस्टर्ड नहीं हुई है आपकी फर्म, तो उससे पहले ही आपकी कंपनी में प्रॉफिट हो गया, तो उसको आप क्या मानेंगे? रेवेन्यू रिजर्व कहेंगे, सीक्रेट रिजर्व कहेंगे, कैपिटल रिजर्व कहेंगे, या जर्नल रिजर्व कहेंगे? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कौन से होते हैं? जो आपको बिजनेस करने से पहले ही प्रॉफिट हो जाते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ये। नेक्स्ट देखते हैं, एन एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी खर्चे को कब कह सकते हो आप? एक व्यय को पूंजीगत व्यय कब कहा जाता है? जबकि अमाउंट इज लार्ज, अमाउंट बहुत बड़ा हो, ऐसा नहीं है। अमाउंट इज पेड इन लमसम, जो लमसम में हमको अमाउंट मिला हो, या द एक्सपेंडिचर इज मेड फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स, या ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे फ्यूचर में बेनिफिट होगा, या ऐसा एक्सपेंडिचर मेड ओनली फॉर बेनिफिट ऑफ द करंट पीरियड, जो करंट पीरियड के प्रॉफिट के लिए बना है। तो कैपिटल ऐसा नहीं होता। कैपिटल क्या होता है? जिससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, ऐसा एक्सपेंसेस होता है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लिमिटेड कंपनी फॉरफिटेड, एक लिमिटेड कंपनी है, उसने फॉरफिटेड किए हैं 100 शेयर ऑफ 10 ईच। एक शेयर कितने का था? 10 का था। 100 शेयर उसने फॉरफिटेड कर लिए, मतलब छीन लिए। ईच फुल्ली कॉल्ड अप ऑन विच, और पूरा पैसा मांग लिया था, तब फॉरफिटेड किया है। कह रहे ऑन विच 4 पर शेयर वॉज पेड अप, 4 रुपए तो उस पर मिल गए थे, 4 रुपए मिल चुके थे। द कंपनी री इशूड 50 शेयर एट अ रेट ऑफ 8 ईच, और कंपनी ने क्या किया है? उसको 8 रुपए का एक शेयर बेच दिया है, वापस शेयर इशू कर दिया, लेकिन शेयर पूरे 100 के 100 नहीं करे हैं, आपके 50 री इशू किए हैं। तो पूछ रहे हैं कि अमाउंट बताइए जो ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन आपका डबल डबल चैप्टर में आता है, यहाँ कैपिटल रिजर्व में भी आ रहा है। दूसरा, जब आप कंपनी को हम डिस्कस करेंगे, डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे इसकी, तब वहां भी हम इसको अगेन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं हम, हमारे शेयर कितने फॉरफिटेड हुए हैं, उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, फॉरफिटेड शेयर। फॉरफिटेड का मतलब छीने हुए शेयर, जो कंपनी ने वैसे ही जब्त कर लिए हैं, वापस छीन लिए शेयर। तो फॉरफिटेड शेयर हैं आपके कितने? 100। अब कंपनी ने क्या किया? इस 100 को क्यों छीने हैं? इसलिए छीने हैं कि ये 10 रुपए का था, इसमें से 6 रुपए तो विच 4 पर शेयर वॉज पेड अप, 4 तो मिल गए, 4 रुपए तो मिल गए, 10 में से 4 मिले हैं, 6 रुपए क्या है जो नहीं मिले हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉल इन एरियर्स। ठीक है। अब कंपनी ने क्या किया? इन 100 शेयर को दो जगह रखा, एक अपने पास ही रखे और एक इधर रखे। 50 इधर हो गए और 50 इधर हो गए। अब आप ये देखिए, जब इसको छीने होंगे ये शेयर, तो कितना पैसा आया होगा इन पर? भाई 4 रुपए आए हैं ना, एक शेयर पर 4 रुपए आ चुके, 6 नहीं आए, तो कंपनी तो 4 रुपए भी छीन लाई। तो 50 शेयर पर 4 के हिसाब से देखेंगे तो कितने रुपए आ गए? 200 रुपए छीन कर ले आए। मतलब कंपनी जो 50 शेयर छीन कर लाई, उस पर 200 रुपए भी आ गए साथ में, क्योंकि वो पहले मिल चुके थे कंपनी को। ऐसे ही इधर लिख देंगे हम, 200 रुपए इधर आ गए आपके। ठीक है। अब कंपनी ने क्या काम किया है? कंपनी ने केवल ये वाले 50 शेयर री इशू किए हैं। क्या किए हैं? री इशू किए हैं। ठीक है। तो ये री इशू किए हैं कंपनी ने, एक शेयर कितने का? 8 रुपए का। अब आपको पता है एंट्री क्या बनाते हैं जब री इशू करते हैं? तो एंट्री बनती है आपको, जनरल एंट्री क्या पास होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री पास होती है, टू शेयर कैपिटल। और यहाँ पर जितने भी शेयर गए हैं उनका अमाउंट लिख देते हैं। अब कितने शेयर गए हैं? देखिए आपके 50 शेयर आप इशू किए हैं, और एक शेयर कितने का है? 8 का। तो कितने के हो गए? ये हो गए आपके 400 रुपए के। ठीक है, 400 रुपए के शेयर गए। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक है। यहाँ है 8 रुपए का शेयर गया है, और ये फुल्ली पेड अप है। तो टोटल जो शेयर गए हैं वो आप मानेंगे कि 10 रुपए वाला शेयर गया है। तो एक शेयर 10 रुपए वाला गया है, मतलब आपने रीइशू किया है। और कितने रुपए के बदले में? कुल 8 के। शेयर गया 10 का, और कंपनी को मिले 8 रुपए। लेकिन याद रखना, ये शेयर दोबारा इशू हो रहे हैं। एक बार कंपनी इसको किसी को रीइशू कर दिए थे, वहां से वापस छीन के लाई है।
तो 8 रुपए का जा रहा है, लेकिन शेयर कितने के जा रहे हैं? 10 का एक, तो 50 शेयर कितने के हो गए? 500 रुपए के, 500 के। अब पैसा देखते हैं कितना आएगा। एक शेयर पर कितना आ रहा है? 8 रुपए। तो 50 शेयर पर कितना आएगा? 400 रुपए। 50 शेयर पर कितना आएगा? 400 रुपए। अब यहाँ आप देखेंगे डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड सेम नहीं आ रही, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? कंपनी ने जो ये 50 रुपए 50 शेयर छीने थे, तो इन पर कितने रुपए रखे हुए थे? यहाँ छीने हुए 200 रुपए। इस 200 रुपए में से यूज कर लेगी 100 रुपए ये रहे। ठीक है, और इसको क्या लिख देंगे यहाँ पर? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा 100 रुपए से। ठीक है, अब आप बताइए कंपनी के पास कितने रखे हुए थे? 200। 200 में से यूज कितने कर लिए? 100। तो अब कंपनी के पास कितना रुपया बचा है? यहाँ 100 रुपए ही बचे। तो कंपनी इस 100 रुपए को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी, और एंट्री क्या पास करेगी? एंट्री पास होगी शेयर फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट करेगी कंपनी, और टू टू बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व। तो 100 रुपए ये यहाँ पर हो जाएंगे। कौन से हैं ये? जो छीने हुए थे। कितने छीने थे कंपनी ने? 200। यहाँ भी छीने थे 200, इन्हें नहीं कह रहा मैं, इनकी बात कर रहा हूँ। ये जो 200 छीने थे, इसमें से 100 तो यूज हो गए, और 100 बचे वो यहाँ पहुंचा दिए। अब आप कहेंगे कि सर ये भी तो है 200 रुपए, इनका तो आपने कुछ बात ही नहीं करी। नहीं की इनकी बात, नहीं करेंगे इनकी बात। इनकी बात कंपनी तब करेगी जब इनको रीइशू करेगी, लेकिन कंपनी इनको रीइशू नहीं कर रही है, तो इनकी बात बिल्कुल भी आपको भी नहीं करनी। इनको वहीं पड़े रहने जो जहाँ रहे पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं। कौन से अकाउंट में रखे हुए हैं? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, तो रखे रहने दो। इनका तब ट्रीटमेंट होगा जब कंपनी इनको रीइशू करेगी। तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर आपका? करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी। 100 रुपए आप कैपिटल रिजर्व में पहुंचाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको जरूर तैयार करें, क्योंकि ये पीजीटी नेट और इनमें पूछ लिए जाते हैं। दूसरा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, देखिए आप ये मत देखिए कि कौन सा आयोग पूछ रहा है, कौन सा कमीशन पूछ रहा है। बस ये देखिए कि कमीशन पूछ रहा है तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए ये सोचकर तैयारी कीजिए कि मेरा भी आयोग पूछ सकता है। नेक्स्ट, adjustment expenses which are deducted from the related item so as asset are called। ठीक है, तो आपसे पूछा है यहाँ पर कि ऐसा ऐसा कह रहे हैं एडजस्टेड एक्सपेंसेस। कौन सा? एडजस्टेड एक्सपेंसेस की बात हो रही है, एडजस्टेड एक्सपेंसेस। और वो भी कह रहे हैं कि एडजस्टेड एक्सपेंसेस होता है समायोजित के लिए जो संबंधित पदों में घटाए जाते हैं, जिसको आप घटाकर बताते हैं। देखिए आप क्या लिखते हैं, कोई एक्सपेंसिव, जैसे आप पी एंड एल अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ एक्सपेंसेस लिखते हैं। जैसे आपने लिखी सैलरी, आपने लिखी सैलरी, और सैलरी लिख दी आपने 50,000 रुपए की, और इसमें से आप यहाँ लेस करते हो, लेस। तो आपको याद है आप ये क्या करते हो? लेस क्या होता है यहाँ पर? कौन सी चीजों को लेस करते हो? आप यहाँ लेस करते हो अपने जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। कौन से? प्रीपेड एक्सपेंसेस की हमने पहले ही दे दी है, नेक्स्ट ईयर के भी। तो ये जो 50,000 रुपये आपने सैलरी दी है, ये इस साल की नहीं है 50,000, इसमें तो नेक्स्ट ईयर की भी है, तो उनको हटा दो। तो जैसे माना 10,000 रुपये नेक्स्ट ईयर के हैं, तो 10,000 रुपये को हटाकर जब आप बाहर अमाउंट के कॉलम में कितने दिखाते हैं? 40,000। तो आप इसी को ये पूछ रहा है। ठीक है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पर ये इसी को पूछ रहा है कि आप जो ये अमाउंट माइनस कर देते हो, ये जो अमाउंट आप खर्चे का माइनस कर देते हो, एडजस्टेड कर देते हो, ये क्या होता है? तो ये क्या होता है? मैंने क्या लिखा है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो आंसर क्या होगा आपका? प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीक्रेट रिजर्व में नॉट बी रिजल्ट। तो सीक्रेट रिजर्व जो होता है, किसका रिजल्ट नहीं है, किससे नहीं बनेगा? अगर आप ये देखिए फिर सीक्रेट वाला ही आ गया है, ये मैंने पहले ही डिस्कस करा दिया था आपको। तो कह रहे हैं प्रीमियम ऑन द इशू ऑफ शेयर। आपने शेयर इशू कर दिए हैं प्रीमियम पे, प्रीमियम के, इससे नहीं बनेगा? बन सकता है। प्रॉफिट पीरियड टू द इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन से पहले प्रॉफिट हो गया, उससे भी बन सकता है। डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, इस डिविडेंड इक्विलाइजेशन से नहीं बन सकता, क्योंकि डिविडेंड किसका पैसा होता है? शेयर होल्डर का पैसा होता है, तो इससे नहीं बनता है। रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट
आउट ऑफ द सेल ऑफ फिक्स एसेट, इससे भी हो सकता है, लेकिन डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से नहीं बनता है क्या आपका संचय, पूंजी संचय, कैपिटल रिजर्व। देखिए कैपिटल रिजर्व है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको थोड़ा सही कर देते हैं। ये सीक्रेट नहीं है, यहाँ पर है आपका कैपिटल, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो ये क्या है आपका कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व किससे नहीं बनता है ये बताना था। तो किससे नहीं बनता है आपका, जो आपका डिविडेंड है उससे नहीं बनता है, प्रीमियम से भी बन जाता है, प्रॉफिट से भी बन जाता है, अगर प्रॉफिट इनकॉर्पोरेशन से पहला है, फर्म शुरू होने से पहला है, या आपने जो आपने सेल की है फिक्स एसेट उससे भी बन सकता है। कहने का मतलब ये है जो आपकी कैपिटल रेवन होती है, आपकी रेवेन्यू कैपिटल रिसीट होती है, वहां से ये प्रॉफिट, ये रिजर्व बन जाता है, कौन सा, कैपिटल रिजर्व, पूंजी संचय। ठीक है, पूंजी संचय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कौन सा नहीं है। तो आपको क्या बताना है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व अकाउंट, ये क्या अवितरित लाभ है, निम्नलिखित में कौन सा अवितरित लाभ नहीं है, नहीं है। देखो ये तो है अवितरित लाभ, क्योंकि प्रॉफिट में से ही बना है, इसका मतलब ये तो प्रॉफिट का हिस्सा है, ये तो बटना चाहिए। दूसरा, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए ये जो होता है थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पूछा है फॉलोइंग इज नॉट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कौन सा नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है, जनरल रिजर्व ही नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड ये एम्प्लॉय के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सिक्योरिटी प्रेफरेंस अकाउंट ये भी सिक्योरिटी के लिए होता है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ये डिविडेंड के लिए होता है। आपका एक जनरल रिजर्व है जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं होता कि किसको जाना है। देखिए एम्प्लॉय कंपनसेशन एम्प्लॉय के लिए है, सिक्योरिटी प्रेफरेंस अकाउंट ये प्रेफरेंस अकाउंट के लिए है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ये डिविडेंड के लिए है, लेकिन इसका कोई पर्पज नहीं होता, तो ये कैसा होता है, ये अवितरित लाभ में नहीं आता है जनरल रिजर्व, क्योंकि इसका कोई पर्पज है ही नहीं। तो सही आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ कंपनी शिफ्ट इट्स फैक्ट्री टू न्यू बिल्डिंग आफ्टर कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ₹20,000 वर स्पेंड इज demolishing the old structure and 2000 in shifting the old stock, how will these expenses classified। देखिए एक कंपनी ने क्या किया है, अपनी बिल्डिंग को न्यू फैक्ट्री को कहाँ किया है, न्यू बिल्डिंग में ट्रांसफर किया है कंस्ट्रक्शन में। एक कंपनी ने शिफ्ट हुई है अपनी फैक्ट्री को लेकर न्यू बिल्डिंग में आफ्टर कंस्ट्रक्शन, पहले कंस्ट्रक्शन कराया, पहले निर्माण कराया है, जब शिफ्ट हुई है, और इस काम में क्या हो गया, 20,000 रुपए भी खर्च हो गए हैं। ठीक है, 2,000 रुपए और स्ट्रक्चर पर लग गए हैं शिफ्ट होने में। तो आप बताइए ये जो खर्चे हुए हैं, आप इन खर्चों को क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा कि आप इनको क्या कहेंगे। तो देखिए आप नया फर्म बना रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं, नई फर्म बना रहे हैं, और इस नई फर्म में एक तो आपने बिल्डिंग शिफ्ट की है उसका खर्चा, दूसरा आप यहाँ पर देखिए आपने कंस्ट्रक्शन भी कराया फर्स्ट टाइम, तो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, और जो आप ओल्ड स्ट्रक्चर के रिपेयर में सही कराने में पैसा लगा है वो क्या होगा, वो होगा आपका रेवेन्यू। तो दोनों देखो, रेवेन्यू भी कैपिटल भी, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सी। तो आपका ये होगा। देखिए दोनों बात समझिए, आपके पास दो मशीन है, एक मशीन को ए नाम दे देते हैं, एक मशीन को बी नाम दे देते हैं। यहाँ पर ये नई मशीन आई है आज ही, इसकी रिपेयर पर जो आपने पैसा लगाया है वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और ये है मशीन पुरानी कई साल से चल रही, इसकी रिपेयर पर जो आज पैसा लगाया है, क्योंकि ये पहले से चलती आ रही है, तो ये कहलाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये दोनों ही इस क्वेश्चन में आ रहे हैं, तो आंसर क्या होगा आपका, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल हैव क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस किसका होता है। तो क्रेडिट बैलेंस किसका होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, इनकम एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, डिविडेंड डिक्लेयर बट नॉट पेड, या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। सही आंसर आपका क्या होगा, सही आंसर होगा आपका सी, डिविडेंड डिक्लेयर बट नॉट पेड। आपने डिक्लेयर तो कर दिया है लेकिन ये पेड नहीं हुआ है, तो ये क्या है, आपकी लाइबिलिटी बन गई। और हमेशा लाइबिलिटी के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं, और एसेट के बैलेंस क्या होते हैं, वो होते हैं आपके डेबिट बैलेंस। जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है,
ठीक है, तो आप इसके एसेट मानते हैं, इसको एसेट साइड में दिखाते हैं। और एसेट के क्या होते हैं? डेबिट बैलेंस। इनकम एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, आपने कमा तो ली इनकम लेकिन मिली नहीं है, तो ये आपकी क्या है? एसेट है, तो ये भी क्या होगी? डेबिट बैलेंस होगा। और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, देखिए डिस्काउंट आपके लिए क्या है? लॉस है, क्योंकि आपका डिबेंचर कम में जा रहा है। और जितना भी लॉस होता है, एक्सपेंसेस होता है, उनके बैलेंस हमेशा डेबिट होते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है। क्या बात याद रखेंगे आप? कि एसेट के बैलेंस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। और लाइबिलिटी के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। तो इसके जैसे क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कौन सा नहीं है? प्रॉफिट पीरियड टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, जो कंपनी को शुरू करने से पहले, कंपनी को शुरू करने से पहले जो प्रॉफिट हुआ है, वो भाई वो तो है, मैंने अभी बताया था, ये बात तो मैंने अभी बताई थी। तो ये तो कैपिटल गेन है, क्योंकि अभी फर्म चालू नहीं हुई है, उससे पहले प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ द फिक्स एसेट, आपने फिक्स एसेट सेल कर दी, उससे प्रॉफिट हुआ है। हाँ, हो सकता है आपकी 10,000 की मशीन बच रही थी, आपने 20,000 में बेच दी, प्रॉफिट हो सकता है, ये भी कैपिटल ही होगा। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, आपने शेयर इशू किए हैं, उस पर फालतू फालतू में कर दिया आपने इशू, तो ये भी इनकॉर्पोरेशन से पहला ही आपका मतलब प्रीमियम आपका, ये भी क्या होता है? ये भी फर्म के लिए प्रॉफिट है। कम वाले शेयर ज्यादा में जा रहे हैं। कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन द टर्मिनेशन ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध भंग करने से प्राप्त क्षतिपूर्ति, तो आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेशन कर दिया है, उसको ही खत्म कर दिया है, तो उसको जो आपको कंपनसेशन मिला है, वो आपका कैपिटल रेवेन्यू ना होकर वो कैपिटल रेवेन्यू नहीं होगा। ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके साथ रात दिन लगे हुए हैं। बस मन में एक ही हम प्रेरणा लेकर चल रहे हैं कि इस बार आपका सपना साकार करना है। तो जैसे आप हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशनल होता है कि डेली हमारे सब्सक्राइबर इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसी मोटिवेशनल के साथ हम काम कर रहे हैं, आपके लिए नोट्स बना रहे हैं और आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस ला रहे हैं जो आपको इस बार एग्जाम पेपर में रखे ही मिलेंगे। बस आपको समझ के टिक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।